हेलो माय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आज क्लास 10th के लिए स्पेशली बना रहे हैं। इसमें पहले हम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम जो स्कोरर दिया हुआ है ये राजेश बंसल, और ये जो पब्लिकेशन है एसबीपीडी, ये जो पब्लिकेशन एसबीपीडी दिया हुआ है, ये बुक जो है आपको कहाँ पे मिलेगा तो खंडेवाल में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है टॉपर के रिकमेंडेड टीचर लोग अच्छी तरह से इसको जांच किए हैं। टॉपर लोग किस प्रकार से टॉप करते हैं, ऐसी तो पढ़ना तो बहुत सारा रहता है, लेकिन पहले तो सब चीज़ पढ़ा हुआ रहता है, बट जैसे ही एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम में रहता है कि शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये जो है बुक वो ज़्यादा नहीं है, आपको मात्र 50 पेजेस ही नज़र आएगा। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये मात्र 70 रुपीज़ का है। चैप्टर 1 ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, तो उसमें देखिएगा कि बहुत चीज़ पढ़ना है। लेकिन इसमें जो आपका दिया गया है कि एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन जो है ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है, किसका ज़्यादा वेट है, उसके आधार वेटेज के आधार पे जो है इसमें क्या किया गया है, डाला गया है। अगर तो एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, और उसका साथ में आंसर भी रहेगा, पूरा हल किया हुआ रहेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग एकदम। आप लोग को 2027 में बोर्ड एग्जाम लिखेंगे बच्चे, उन लोग के लिए काफ़ी स्कोरिंग जो है बढ़ जाएगा। तो इसको हम चलिए बताते थोड़ा इसके बारे में। देखिए, आपको देख भी रहे हैं कि जैक के द्वारा ही जितने भी स्कूल जो है, साइलेंट स्कूल है, हाई स्कूल है, ये सब जो एग्ज़ाम लिखेंगे वो बच्चे के लिए है। जेसीईआरटी हो गया या तो एनसीईआरटी, सीबीएसई, ये सब महत्वपूर्ण जो होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी गाइडलाइन पे है। और ये क्या आपका है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि जितने बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका वेटेज, जिस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, वही क्वेश्चन को इस क्या किया गया है, बुक में डाला गया है। इसमें वही है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, और सॉल्व किया हुआ भी क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द टॉपर चॉइस। टॉपर लोग इसको क्या करते हैं, चॉइस करते, कहने का मतलब उन लोग जो रहता है बस शॉर्ट फॉर्म में फटाक से पढ़ लेते हैं। एग्जाम के समय सभी को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, तो आपका तो अब बनाया हुआ ही मिलने लगा। देखिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 हल सहित है। फिर है मॉडल प्रश्न पत्र, ये भी मिलेगा हल सहित, और एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। और गत वर्षों में परीक्षा में आए सभी प्रश्नों का उत्तर सहित समावेश रहेगा। जो भी आया हुआ है उसको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। और ये आपका है विज्ञान। इसी तरह हर सब्जेक्ट में भी मिलेगा। जो है प्राइस कितना है, 70 रुपीज़ ओनली है। और देखिए एसबीपीडी पब्लिकेशन के द्वारा ये क्या है, पब्लिश किया गया है। और यहाँ चलिए पहला हम लोग जानेंगे क्या है रसायन। रसायन में, रसायन को ही इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पहला है, आप लोग भी बुक में पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पहला चैप्टर आपका क्या है, तो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण दिया हुआ है। तो इसी का पहले आज हम एक्सप्लेन करेंगे एमसीक्यू, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और यदि आप लोग का जिस आधार पे कमेंट रहेगा और यदि बोलिएगा तो उसके आधार पे और भी हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप लोग के डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो चलिए पहला है कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी हम खाली बस बताते जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और जिसमें सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं क्या, तो क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिकारक। फिर है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है, तो उसका होता है बराबर। हम बच्चे को पढ़ाएं भी है बानादाग हाई स्कूल बानादाग में कि इसमें जो होता है ये अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। तो यहाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर नहीं हो जाएगा तो उसको असंतुलित बोलेंगे, और असंतुलित को ही कंकाली समीकरण फिर बोलते हैं। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में क्या होते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कौन आदान प्रदान करता है, तो हम लोग जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। डबल डिस्प्लेसमेंट में उस क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ द्विविस्थापन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते ही रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है,
अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा तो ये सभी होता है। ये जो 3 आपका पॉइंट दिया हुआ है ABCD करके, तो ये तीनों देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में चलते। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन किस नियम के आधार पे किया जाता है? तो इसमें आप लोग पढ़िएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे ही इसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। ये निश्चित अनुपात के नियम से नहीं होता है, ना अवोगाड्रो ये सब नियम नहीं होता है, ना डाल्टन का नियम होता है। फिर 6 नंबर में चलते। CH4 प्लस O2 और ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। फिर हाइड्रो ये क्या हो गया, वाटर भी, और साथ में ऊर्जा भी, या किस प्रकार की बोल रहा है, ऊर्जा भी रिलीज हो रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, ऊष्माशोषी बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे। तो इस प्रकार का जो आपको ये अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगा, इस तरह से जो इक्वेशन नजर आएंगे वो क्या होंगे, तो ऊष्माक्षेपी, जिसमें क्या रहेगा कि ऊर्जा का भी क्या रिलीज होगा, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी रहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर है 7 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी रासायनिक अभिक्रिया हो गया और बाद में बना पदार्थ, हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, और जब अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर क्वेश्चन जो उत्पाद है वो हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को, मतलब क्या बना है नया चीज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो उत्पाद हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात हो रहा है। इसमें हम बच्चे को पढ़ा भी चुके हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में जो होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। तो यहाँ असत्य देखना है। तो देखिए इस इक्वेशन के आधार पे शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा कहाँ है, शीशा तो अपचयित नहीं हो रहा है, शीशा तो ये है, तो यहाँ तो नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ देखिए ये कहाँ है, ये तो नहीं उपचयित हो रहा है, हमको इधर वाला ना देखना है, अभी कारक की तरफ के, तो ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी असत्य हो जाएगा, हमको असत्य को ही देखना है। फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ कार्बन में ऑक्सीजन को जुड़ना, तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये तो उपचयित हो रहा है, ये सही बात है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। फिर है क्या है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित होना मतलब हाइड्रोजन का वृद्धि होना एंड ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो लेड ऑक्साइड में क्या है, देखिए लेड बच गया, इसका तो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, हाँ ये सही बात है। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि असत्य कौन है, तो असत्य कौन हो जाएगा, ये जो है 1 नंबर और 2 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 कौन है, तो ये नंबर वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं 9 नंबर में, फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या पढ़ते हैं, तो हाइयर क्रियाशील तत्व जो रहता है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, हटा देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। और हम बच्चे को बताए भी है एक ट्रिक के माध्यम से कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जो आगे आ। तो यहाँ पे जो है ये आयरन जो है बाद में आएगा, पहले एल्युमिनियम आएगा, तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम इसके साथ यहाँ से इसको क्या करेगा, एल्युमिनियम इससे ज़्यादा पावरफुल है, आयरन से ज़्यादा एल्युमिनियम है, तो ये आयरन को यहाँ से हटा देगा और एल्युमिनियम इसके साथ देखिए यहाँ पे जुड़ गया Al2O3, उसके बाद इसको क्या करेगा, हटा देगा, ये फेरस को अकेले कर देगा। तो इसीलिए किसमें देखने के लिए मिल रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया में। फिर 10 नंबर में लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो Fe पर HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा, FeHCl, तो ये बन जाएगा FeCl प्लस H2 गैस, तो ये बन गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनेगा, ये क्लोरीन गैस वगैरह नहीं होगा, तो ये 1 नंबर हो जाएगा इसके लिए। ये हम भी इस बुक के देखे तो हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चन आया है रिपीटेड हुआ है, बार बार एग्जाम में आया, वही सब क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो यहाँ चलिए चलते 11 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने समय तो एक कौन सा अभिक्रिया के नजर में आएगा, तो वो है ऊष्माक्षेपी।
फिर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बस अभी हम कौन सही है वही बता देंगे। इसको हम फिर क्या करेंगे, सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन कर देंगे। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है बस तो जानेंगे। तो श्वसन जो है रासायनिक अभिक्रिया कैसा है, तो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी यानी कि इसमें क्या होता है, रिएक्शन में ऊष्मा भी रिलीज होता है। फिर शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो शरीर में भोजन का पचना यानी कि ये टूट रहा है, तो यहाँ पे रहता है वियोजन, तो वियोजन में टिक आउट करते हैं। संयोजन होगा नहीं, प्रतिस्थापन होगा नहीं, उपचयन तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है। आपको देखना है यहाँ ऊष्माक्षेपी, श्वसन ऊष्माक्षेपी है। हाँ, ऊपर में ही 11 नंबर में हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए यहाँ पे आप लोग को बता चुके थे कि क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन ऊष्माक्षेपी है, पाचन तो होगा नहीं, अभी बताए थे। पाचन क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। तो अपचयन में उत्सर्जन भी नहीं होगा, संवहन नहीं होगा, तो ये श्वसन हो जाएगा। फिर उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अक्सीकारक नहीं बोलेंगे ना अवकरक बोलेंगे, तो इसको प्रतिऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक। तो ये सी नंबर जो है ये वही सही हो जाएगा। फिर है 15 नंबर, काली चूना। काली चूना किसको बोलेंगे, हम आप लोग को बताए थे, जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनको बताए थे। काली तो नहीं है, कली चूना। कली चूना जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना को बोलेंगे। बिना बुझा हुआ चूना का ही बोलते हैं कली चूना, और उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें जल डाला जाएगा, जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, तो हम बताए थे कि ये क्या इसमें हो जाएगा, तो इसमें ऊष्मा भी निकलने लगेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस प्लस ये क्या हो जाएगा, या तो फिर इसको बोलेंगे CaO और फिर H2 रिलीज होगा। फिर तो यहाँ ऊष्मा निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा। कली चूना कुंभ में जब हम डालेंगे, बिना बुझा हुआ चूना में जैसे ही वाटर डालेंगे, तो अभिक्रिया में क्या होगा, बस इतना ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। फिर है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसमें भी क्या होगा, ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। तो ये भी हो जाएगा सी नंबर, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। फिर है समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसको ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है वो जानना है। तो हम बताए थे, जब एकल अभिकारक क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो उस क्या हो जाता है, वियोजन। संयोजन में क्या होता है, संयोग होता है, एक या एक से अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन होगा कि वियोजन होगा। तो एकल रहेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। एकता रहेगा तो जैसे फैमिली मेंबर में ही सभी को एक साथ रहते हैं, बाद में क्या होते हैं, जैसे अलग हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं, तो अलग अलग में टूट जाते हैं। इसी तरह वियोजन में होगा। और जब संयोजन में क्या होगा, एक से एक अधिक क्या होगा, जुड़कर दो या दो से अधिक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, तब संयोजन होगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं एकल अभिकारक क्या हो, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। अब आगे है 18 नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया के रेडॉक्स क्या बोलेंगे इसको, ये सी नंबर हो जाएगा, इसको बोलेंगे रेडॉक्स। फिर है निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है, यहाँ देखना है। तो यहाँ संतुलित कौन है, तो देखा जाए तो ये है Na, ये सोडियम है 1, तो यहाँ भी देखिए 1 है। यहाँ देखिए 4 है क्या, हाइड्रोजन, तो ये 4 तो यहाँ नहीं है, तो ये असंतुलित में आ जाएगा। फिर है आयरन 3 है, तो क्या आयरन यहाँ 3 है, एस है। उसके बाद 8 जो है हाइड्रोजन है, तो क्या 8 हाइड्रोजन है, ओके है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये जो है 2 नंबर वाला ही संतुलित नजर आ रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ भी देख लीजिए, यदि देखना है तो कार्बन कितना है, 1 मिल गया 1, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है 4, तो क्या हाइड्रोजन 4 है, नहीं है, तो ये असंतुलित बन जाएगा। तो संतुलित हमको देखना था, तो बस बी नंबर है। फिर 20 नंबर में चलते हैं, अभिक्रिया ये क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, उपचयन कहने का मतलब किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ किसमें देखने के लिए मिला, कार्बन से बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उपचयन की बात कर रहा है। तो कार्बन से कार्बन में ही क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा, तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसका उपचयन हुआ, तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा, सी का। फिर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है,
तो कौन सा नहीं है, यहाँ देखना है कि कौन हाइयर क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है। तो क्या यहाँ देखिए आप लोग, ये पहले आयरन, कौन आएगा पहले, आयरन, ये जिंक क्या इसको हटा सकता है, तो ये क्या होगा, तो केदारनाथ का माली आलू जरा, तो जिंक तो आ गया फीके से, हाँ तो ये तो आराम से इसको आसानी से हटा देगा। फिर यहाँ देखिए जिंक, ये केदारनाथ का माली आलू जरा, जिंक हो गया, फीके से पकाता है कौन, हाँ ये भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, ये पहले यहाँ जिंक, जिंक को क्या ये हटा पाएगा कॉपर, तो चलिए केदारनाथ का माली आलू जरा, नहीं ये जो है जिंक तो ऑलरेडी है, ये क्रियाशील और एक कम क्रियाशील में कॉपर आएगा, तो यही जो है अभिक्रिया नहीं होगा, बाकी बात ये सभी होगा। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर 22 में चलते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जब भाग लेने के बाद नए पदार्थ का, जो नए चीज़ का क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो उसको बोल देंगे उत्पाद, प्रोडक्ट बोलेंगे। अब 23 में चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, तो इसलिए सी नंबर हो जाएगा। फिर 23 में है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर कौन सा गैस होगा, तो कैथोड पर जो होगा हाइड्रोजन गैस रहेगा, और ये ऋणात्मक में आएगा साइनिंग में, और एनोड पर पूछेगा तो ऑक्सीजन आएगा, और ये धनात्मक में रहेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के आधार पे 23 का आप एक जो ए नंबर हाइड्रोजन वो होगा। फिर है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये का बन गया, ये इसके साथ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो यहाँ पे हायर क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा है, तो ये किसमें होता था, विस्थापन में, तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम का लवण को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, साबुन कहते हैं, अपमार्जक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या उसको बोलेंगे, साबुन बोलेंगे, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर है कि चिप की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो जानते हैं चिप्स की थैली में कौन सा, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन जो गैस इसलिए भरा जाता है ताकि जो चिप्स भरा हुआ है वो खराब नहीं हो, और नाइट्रोजन गैस यदि नहीं भरा हुआ रहेगा तो वो क्या होता है, वो नमी हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिकल भी करके उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें चिप्स के थैली में क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है ताकि वो खराब ना हो। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है। अवक्षेपण का निर्माण विस्थापन अभिक्रिया में होता है, संयोजन में होता है, द्विविस्थापन में होता है कि वियोजन में होता है। तो 27 नंबर में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो ये सी नंबर में हो जाएगा अवक्षेपण का निर्माण। और हम बताएं वित्त कि किस प्रकार से अवक्षेपण का निर्माण होता है। अब चलिए थोड़ा सा विषय निष्ठ प्रश्न भी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव वाला में भी। यार ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो किस प्रकार से पूछा जाएगा, आप लोग के सामने थोड़ा सा आप लोग का नज़रों के सामने से क्रॉस करवाते हैं। पहला जैसे रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस कॉपर सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस कॉपर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया रहेगा, वन लाइनर के फॉर्म में। तो ये क्या रहेगा, एकल विस्थापित अभिक्रिया। फिर है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, वन लाइनर में देखिए तो कितना में 2019 में पूछ सका है। तो श्वसन कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर है यहाँ ये हाइड्रोजन प्लस O2, ये क्या बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो ये किस प्रकार का है, जब दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते थे संयोजन। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन। फिर निम्नलिखित में से अभिक्रिया का नाम लिखिए। यहाँ क्या हो रहा है, AB प्लस CD, तो ये बन जाएगा AD और CD। तो यहाँ क्या हो रहा है, आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है। तो ये किस में होता था, द्विविस्थापन में, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में होता था कि जो अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान था और उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान था, उसका दोनों का क्या था, परमाणु संख्या बराबर था। उसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते थे। और इसका जो उदाहरण है समीकरण का, तो जैसे हाइड्रोजन है प्लस O2 आ गया था, 2H2 हो गया, तो Mg प्लस O2 MgO, उस तरह से भी उसको हम कर सकते हैं और भी इक्वेशन डाल सकते हैं इसमें। फिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो विस्थापन कैसे कहते थे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसको क्या करता है, उसके स्थान से ही हटा देता है। यानी हाइयर, हम बताए थे बच्चे को, हाइयर क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसको यौगिक से हटा देते हैं, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहीं पे देख लीजिए, ये आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट,
तो ये जो है कॉपर, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, ये जो आयरन है, एफी है, वो है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इसका दोस्ती जो है कॉपर के साथ हुआ है तो इसको तोड़ देगा। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट बन गया और प्लस Cu हो गया। तो ये अकेले क्यों कॉपर, ये इसको क्यों हटा दिया गया, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील कौन था, ये था आयरन था, एफी था, इसीलिए। फिर वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो देख लीजिए क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले क्या किया जाता है, रेगमाल तो फिर इसी को बोलते हैं सरेस पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो आपको भी देख रहे हैं ना कि किस तरह से टॉपर्स नोट्स को तैयार किया गया है, और एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा भी लंबा लिफाफा नहीं किया गया है। और फिर देखिए जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदलता है, क्यों बदलता है, देखिए लोहे के कील में क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित कर देता है, फिर आयरन सल्फेट बनता है। देख यहाँ पे भी डिस्प्लेस्ड होने की बात हो रहा है। फिर आयरन सल्फेट बनने के कारण क्या होता है, कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग होता है, मलिन होता है, और वो हल्के हरे रंग में क्या होता है, बदल जाता है। देखिए यहाँ पे इसका इक्वेशन है कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, फिर यहाँ क्या हुआ, FeSO4 बन गया, अरे कॉपर को हटा दिया गया। तो यहाँ भी कौन सा रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ भी है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन। फिर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आप लोग के सामने देखिए प्रस्तुत करवा रही है कि किस प्रकार से ये जो है आपका टॉपर नोट्स का बुक जो है तैयार किया गया है पूरा शॉर्ट में। फिर देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे देखिए जिंक क्या है, इससे कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक SO4 के साथ इसको क्या किया, कॉपर को इसके साथ से हटा दिया, चूँकि था ये जिंक था कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील, तो इसीलिए ZnSO4 बन गया, कॉपर अकेला हो गया। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया ये बोल रहा है कि किस तरह के है, तो हम जानते हैं ये किस तरह का है, तो ये विस्थापन है। ये हायर क्रियाशीलता तो कम क्रियाशीलता तो को उसको यौगिक से हटा दे रहे हैं। फिर निम्न अभिक्रिया उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानो और बताओ, तो यहाँ कौन हो रहा है, तो उपचयित कौन हो रहा है, उपचयित कहने का मतलब किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, उपचयित में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, तो ये H हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो ये जल बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पे कौन किसका है, तो हाइड्रोजन का वृद्धि। अपचयित कौन हो रहा है, किससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड के साथ ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो अपचयित कौन हो रहा है, तो अपचयित देखिए कौन हुआ, तो यहाँ कॉपर। अब चलिए पहला नंबर में यहाँ पे है लघु उत्तरीय, एक तो अति लघु उत्तरीय, देखिए इसमें भी होता है शॉर्ट होता है और एक एकदम वेरी शॉर्ट होता है और एक थोड़ा लॉन्ग होता है। तो चलिए लघु उत्तरीय में ही थोड़ा जानते हैं, एक तो वेरी शॉर्ट था और एक ये था सिर्फ शॉर्ट है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये पूछा गया है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी रहता है कि यहाँ देखा जाता है कि अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान बराबर है कि नहीं, बराबर रहेगा। और ये देखा जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद दोनों का समान होता है, और इसी अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों एवं उत्पादों को समान ये जो होता है नंबर होता है, इसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। अब यहाँ आगे जानेंगे कि निम्नलिखित को संतुलित करके लिखना है, क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन गया हाइड्रोक्लोरिक। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है तो यहाँ 2 डालेंगे, तो वैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी, तो बस यहाँ 2 दे देना है। देखिए नीचे किया हुआ है। फिर यहाँ है सोडियम, सोडियम यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या हो जाएगा OH, तो यहाँ देखते हैं तो नहीं, यहाँ इसको बैलेंस्ड करना हो जाएगा। यहाँ जैसे ही 2 सोडियम डाल देंगे क्या होगा, 2 सोडियम देंगे तो वैसे ही यहाँ पे यहाँ भी 2 डालना होगा, 2 सोडियम यहाँ देखिए यहाँ 2 सोडियम डाल देंगे, 2 हाइड्रोजन डाल देंगे, तो वैसे ही क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ तो 2 देना ही होगा तभी तो 4 होगा, तो ये तो यहाँ पे गलत करके दिया हुआ है। फिर है
MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से क्या ये बैलेंस्ड है, तो आप लोग देख लीजिए, हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में चलते हैं। उन वियोजन अभिक्रिया को एक समीकरण करके लिखना है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में प्रदान किया जाता है वियोजन को। तो वियोजन में भी 3 तरह के बताए थे, एक प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन एंड विद्युत वियोजन। तो पहला हो जाता है कि ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के रूप में, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर है ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाएगा, तो देखिए AgCl क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl बना, इस पर प्रकाश देंगे तो क्या बन जाएगा, Ag रहेगा एक, ये सॉलिड के फॉर्म में, और ये Cl2 गैस के फॉर्म में रहेगा, ये बाहर निकलेगा। अब जब ऊर्जा को विद्युत के रूप में देंगे तो क्या है, यहाँ वाटर का फॉर्मूला है, विद्युत देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। अब जो है 4 नंबर है, दिए गए चित्र में क्या करना है, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया को क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, ये भी देखिए जैक में 2014 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बीकर दिया हुआ रहेगा, आपको बताना रहेगा कि यहाँ बीकर में क्या हो रहा है, जल में ये क्या हो रहा है। तो यहाँ बोलेगा भी कि 1 और 2 के नाम लिखना है कि 1 और 2 क्या है, इसमें होने वाली अभिक्रिया का भी नाम लिखना है, इस तरह दिया रहेगा क्वेश्चन। अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो क्या हो रहा है, 1 और 2 में क्या हो रहा है, तो 1 बीकर जो है ए में जो है 1 बीकर और 2 में क्या है, जल है। 1 में बीकर है, 2 में क्या है, जल है, ये हो जाएगा। बी में इसका प्रयोग क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस यौगिक बना रहा है। अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड के रूप में कार्य करता है। जैसे पेट में अम्ल बन गया है तो यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस ये कार्य करता है। यहाँ तो ये बुझा हुआ चूना बन जा रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका फॉर्मूला है, तो बुझा हुआ चूना का, वो तो हम एंटाऑक्सीड के रूप में काम जो करता है MgOH का होल ट्वाइस लग जा रहे थे। तो यहाँ देखिए CaO बिना बुझा हुआ चूना, इसमें जैसे ही वाटर डाले ऐसे ही बुझा हुआ चूना, जिसको स्लैक्ट लैम्प बोलते हैं। यह अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा छेपी है, इसमें ऊष्मा भी निकल रहा है। अब सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लगभग एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिलता है। तो क्यों डाला जाता है, तो हम लोग जानते हैं सोडियम, पोटेशियम ये सब जो रहता है ना, अत्यधिक क्रियाशील रहता है। इसको ओपन यदि छोड़ दिया जाए तो वह वायु के संपर्क में आने के बाद ये क्या करेगा, आग पकड़ता है। इसीलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन ऑयल में क्या किया जाता है, डुबोकर रखा जाता है। अब देखिए इसको बुक के लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है या ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करता है। यदि यह हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। देखिए वही चीज़ आया। फिर वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब देखिए इसका उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में देने भी बोल देगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह पे क्या हो जाता है, धूलकण डस्ट पार्टिकल है वो जम जाता है, तो साफ रहेगा तभी तो वो जलेगा। तो इसीलिए उसको साफ किया जाता है। मैग्नीशियम के सतह पर हवा का अजोता प्रत्यक्ष संपर्क आ सके, और यदि साफ नहीं रहेगा तो इनडायरेक्ट वो संपर्क करेगा, साफ रहेगा तो प्रत्यक्ष करेगा, तो इसीलिए इसको साफ किया जाता है। फिर यहाँ निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। देख लीजिए ये चीज़ हम बता चुके हैं, बार बार नहीं। देखिए यहाँ है HNO3 हो जाएगा नाइट्री, फिर है CaOH का होल ट्वाइस है, तो एक यहाँ पे ये बन रहा है, तो क्या ये बैलेंस्ड है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड करके यहाँ पे दिखाया गया है। 2 नंबर में भी देखिए सोडियम ऑक्सीजन किस प्रकार से, तो ये भी B नंबर का यहाँ पे बैलेंस्ड करके दिखाया गया है। बस हम शॉर्ट में चलेंगे जो बता हम चुके हैं। फिर है आयरन को यहाँ देखिए, फिर है H2O हाइड्रोजन है, फिर फेरस ऑक्साइड बना है। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे बैलेंस्ड करके फिर नीचे में भी दिखाया गया, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने बोल रहा है, तो फिर यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, किस प्रकार से है, तो इसको क्या करना होगा। तो यहाँ भी बस हम लोग लेफ्ट एंड राइट हैंड क्या करना है, इक्वल करके देखना है कि यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, नहीं यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करना होगा, हमको नाइट्रोजन में 2 डालना होगा। और जैसे ही 2 करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला भी देख लीजिए कि किस तरह से बैलेंस्ड है, आप लोग पॉज करके। फिर 9 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण तैयार करना है। रेडॉक्स अभिक्रिया दिखाना है। तो रेडॉक्स
प्लस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड है प्लस इसको क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराना है, तो जिंक क्लोराइड और ये क्या बन जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको भी करवाने के बाद देखिए उसमें विघटन होगा। फिर यहाँ भी यहाँ क्या बोल रहा है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का दिखाना है, तो देखिए इस प्रकार से इसका अपघटन हो रहा है। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए द्विविस्थापन में आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है। देखिए ये क्या है, जिंक क्लोराइड है H2SO4, तो ये क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा, इसके साथ ZnSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस तरह हुआ। फिर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ है सोडियम प्लस, यहाँ इसको है सोडियम, तो सोडियम को हम क्या लिखते हैं, इसका सिंबल Na, क्या लिखते हैं Na। बाद में ये देखिए इसको बैलेंस्ड करने के लिए सीख गए हैं, तो बाद में अभी ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, अभिकारक तत्व का कुल और उत्पाद तत्व का कुल द्रव्य दोनों को इक्वल करना है। तो सोडियम Na देखिए सोडियम है, फिर जल है तो H2 वो होता है, फिर उसी के बाद एक आ बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर हो रहा है, तो बस बैलेंस्ड दोनों तरफ करना रहता है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CaO, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, फिर उसी प्रकार से नाइट्रोजन N2, फिर हाइड्रोजन H2, फिर बन गया अमोनिया NH3। फिर दोनों तरफ अभिकारक तत्व और उत्पाद तत्व तरफ पूरा ये क्या इक्वेशन को दोनों तरफ बैलेंस्ड कर दिया गया, संतुलित कर दिया गया। फिर नीचे दिए गए चित्र को प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बोला जा रहा है। इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखने बोल रहा है। क्या इस अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बनता है, यदि हाँ तो उसका रासायनिक सूत्र और रंग लिखने बोल रहा है कि रंग लिखिए। तो यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक क्या तैयार किया, सोडियम सल्फेट विलयन के युक्त परख नली तैयार किया गया है। इसी को इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन सो सोडियम सल्फेट को तैयार किया गया। बेरियम क्लोराइड विलयन युक्त परख नली, देखिए इंग्लिश में लिखा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड। तो ये किस तरह का है, तो ये देखने के लिए मिल रहा है द्विविस्थापन में आयनों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। हाँ, इस अभिक्रिया में अवक्षेप हो रहा है, अवक्षेपन कम होता है। तो ये रासायनिक सूत्र है, बेरियम सल्फेट का रंग क्या हो जा रहा है, सफ़ेद हो रहा है। फिर देखते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। देख रहे हैं ना आप लोग का बैलेंस्ड रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड करना। तो यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन सिंगल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो क्या आपको बैलेंस्ड करना होगा ना। जैसे ही यहाँ हम 2 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, तो 2 यहाँ भी नाइट्रोजन करना होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ फिर 3 कर देंगे तब 6 हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ वही चीज़ किया हुआ है ना। फिर है यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन है, फिर है ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा और सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा, दोनों देखिए बैलेंस्ड किया हुआ है। फिर यहाँ भी देखिए इसको भी यहाँ पे बैलेंस्ड किया हुआ है, रोक के देख लीजिए। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, देखिए यहाँ पे भी किया हुआ, कितना बार देखा वही चीज़, एक बार सीख लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसको। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को क्या अर्थ होता है, उदाहरण दीजिए, इसका क्या अर्थ होता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होता है, रिलीज होता है। ऊष्मा शोषी में वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का शोषित होता है। अब जानेंगे शोषण को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब देखिए आपको आंसर मिलते जा रहा है। शोषण की प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए उस शोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और ये डिपेंड करेगा कि आपको लॉन्ग टाइप में पूछा है कि एकदम शॉर्ट में पूछा है, तो उसके आधार पे आपको लिखना पड़ेगा। यही क्वेश्चन लॉन्ग में रहेगा तो आपको क्या करना होगा कि लिखने का टेक्निक थोड़ा इसको बेटर करके लॉन्ग में करके लिखना होगा। क्वेश्चन तो वही रहेगा, बस लिखने का टेक्निक आपको पता होना होगा। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब लंबा हमको उत्तर देना है लॉन्ग में। तो संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देना है। तो यहाँ है हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। अब चलिए जानेंगे क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक परमाणुओं और परमाणुओं के समय को विस्थापित कर देता है और वह ग्रहण कर लेता है। तो बस हम लोग वही जानते थे कि प्रतिस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया हम अपने शब्दों में ऐसे जानते हैं कि जो हायर क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व, तो उसको यौगिक से क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, हटा देता है, तो उसी को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
उसी में और भी एग्जाम्पल है, देखिए ये क्या है, मीथेन है और ये क्लोरीन है, ये सूर्य के प्रकाश में CH3Cl HI बन जाएगा CHI। और फिर देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों का प्रतिकारक का योग होता है उसी को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। संकलन अभिक्रिया का देखिए इसका ये क्या है, रिएक्शन है, समीकरण लिखा हुआ है। फिर हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने में उद्योग में होता है। तो देखिए खाद्य तेल रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, फिर यहाँ पे निकल रहेगा, फिर वनस्पति घी बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखना है। संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है, हम बच्चे को बता भी चुके हैं। तो संक्षारण क्या होता है, तो देखिए हम बताते हैं, जब कोई धातु जो होता है अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे ही उसके संपर्क में आता है ना तो इसमें क्या होता है, संक्षारण हो जाता है, चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं यहाँ बोल दिया जा रहा है लोहे में जंग लगना, जैसे ही लोहे को हम क्या करेंगे कि ओपन में छोड़ देंगे तो वो किसके संपर्क में आएगा, पानी हवा के संपर्क में आएगा तो उसके ऊपर में क्या होगा, परत जम जाएगा, जंग लग जाएगा, देख रहे हैं। फिर चांदी के ऊपर काली रंग का परत जम जाना, जैसे ही चांदी में भी पानी हवा ये सब पड़ेगा तो उसमें भी एक परत चढ़ जाएगा काला रंग का। संक्षारण के लिए परिस्थितियां क्या रहेगा, नमी, फिर जल की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, ये सब रहेगा, उसी के कारण क्या होता है, संक्षारण होता है। जैसे बताए थे लोहे में जंग लगना संक्षारण हो गया था, तो उसमें भी नमी आ रहा था, पानी पड़ा, नमी आ गया, फिर वायु का उपस्थिति, हवा चला तो वायु की उपस्थिति तो हो ही गया, तब उस तरह से जंग लग जाता है। फिर विकृत गंधिता क्या होता है, तो वसा एवं तेल से बने वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों में क्या होता है, उपचयन क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होना चाहिए, विकृत गंधिता कहलाता है। चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा इसमें। जैसे में होता है कि गर्मी के दिनों में सब्जी का जल्दी खट्टा होकर गंध देना, यही होता है विकृत गंधिता। आप जानते हैं कि कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्र के अनुसार गर्म किया गया है। देखिए ये सब भी अदर एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे के मद्देनज़र उसी को ध्यान में रख करके क्या किए हैं, इसको बताए हैं। नहीं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन रहता है, बच्चे को तो जिस लेवल के है तो उसको ये सही में हो जाता है इतना ही एक्सप्लेन में। तो यहाँ देखा जाता है कि ये क्या है, कॉपर चूर्ण यहाँ रखा हुआ है, ये नीचे में जाली है, फिर युक्त चाइना डिश भी रखा गया है, और फिर इसमें इसको क्या बोलते हैं, तिपाई बोलते हैं, इसको बर्नर बोलेंगे। तो अब ये सब दिया हुआ आपका रहेगा और चित्र में दिए गए ये बोलाएगा कि ए तथा बी रिक्त स्थानों को पूर्ति करना आवश्यक है। अब चित्र में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई गई है, ये तो बताया गया है कि पहला को आपको बताना है, ए और बी में क्या करना है। तो ए और बी में क्या है, तो आप देख रहे हैं ए में कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड को ही CuO लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड की, और बी में क्या है तो बेसिन है। अब 2 नंबर में क्या है कि चित्र में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाया गया, तो चित्र में जो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाया गया है वो उपचयन अभिक्रिया दर्शाया गया है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। फिर 3 नंबर में क्या पूछ रहा है, इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखे। तो संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, तो यहाँ है कॉपर प्लस ऑक्सीजन है तो बन गया कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया, और इसी को संतुलित कर देना है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। फिर 4 नंबर अभिक्रिया, ये क्या हो रहा है 4 नंबर में कि उत्पाद में H2 गैस अभिक्रिया लिखे, किस प्रकार से ही निकलता है, तो अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 रहेगा और कॉपर ये रहेगा और प्लस H2 रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पे निकलेगा। फिर नीचे दिए गए चित्र में निम्न प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ है बीकर है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इस तरह रहेगा। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, चलिए आप बताइए। तो पहला में कि इसका प्रयोग में से किस यौगिक का निर्माण होगा, अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया लिखने बोल रहा है, रासायनिक समीकरण लिखने बोल रहा है। फिर दूसरा बोलेगा यह अभिक्रिया जो है वो उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है वो जानने बोल रहा है। तो इसका प्रयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और ये है सेलेक्ट लैम्प का है बिना बुझा हुआ चूना का, ये क्या है फॉर्मूला है। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो होता है किसका है, कली चूना जिसको बोलते हैं, उसी को बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जैसे वाटर डाल लेंगे तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर है नीचे दिए गए चित्र के निम्न प्रश्नों का उत्तर देने बोल रहा है। रेजेक 2015 में भी पूछा गया है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है जो आपका टॉपर नोट्स में यहाँ डाला गया है। तो पहले तो रहेगा कि आपका यहाँ देख रही है ऑक्सीजन है, यहाँ प्लास्टिक का मग है, फिर यहाँ हाइड्रोजन गैस है, परख नली भी है, ग्रेफाइट है, इधर जल है,
फिर नीचे में भी वो वाटर डाला गया है, फिर एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा, फिर स्विच भी रहेगा, 6 वोल्ट का बैटरी भी रहेगा। अब बोल रहा है स्विच में किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाया गया है, तो यहाँ जल विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया दर्शाया गया है। फिर बी में एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त उत्पादों का नाम लिखे, तो एनोड में जो होता है, एनोड में ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। फिर दिए गए चित्र को अवलोकन करना है और इसको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, दिए गए चित्र को दिखाना है। तो यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, और ये चाइना डिस्क है और सिल्वर क्लोराइड है। ये सिल्वर क्लोराइड देखिए, तो इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखने बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सफ़ेद चमकीला सिल्वर बन जाएगा। इसमें 1 नंबर में है तो ये सफ़ेद चमकीला सिल्वर बनेगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, तो AgCl से प्रकाश देंगे तो ये Ag+Cl2 बन जाएगा। इस तरह से ये भी हो जाएगा। फिर है 7 नंबर में, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए कितना संतुलित करना इंपॉर्टेंट है। ये जब 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया कैसे बनाया, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 लिख देंगे, नाइट्रोजन का N2 लिख देंगे, अमोनिया का NH3। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे जो है NH3 जो है यदि 2 देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 3 देंगे, 6 हाइड्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिए बैलेंस कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे हैं, सब जानते भी है। फिर देखिए 8 नंबर में क्या है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ है कि उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में जानते हैं किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का विरोधी हाइड्रोजन का ह्रास, तो किसी तत्व में ऑक्सीजन की जो होता है संयोग होना या तो विरोधी होना बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन का वियोग होना यानी कि ह्रास होना, वियोग की जगह ह्रास भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे में हो जाएगा कॉपर, ये कॉपर है प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। फिर है कार्बन प्लस O2 बन गया CO2, तो इसमें किस में उपचयन हुआ, कार्बन में। तो किसी भी तत्व की यौगिक में ऑक्सीजन इनका वियोग या उसमें हाइड्रोजन का संयोग आपस क्या अपचयन, ये अपचयन के लिए क्या जानेंगे कि ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा एंड हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। तो ऑक्सीजन का ह्रास किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड था तो ये बन गया कॉपर, और ये हाइड्रोजन का इसमें देखिए वृद्धि हो गया, हाइड्रोजन था तो H2O बन गया। फिर इसी प्रकार से इसमें था सल्फर ऑक्साइड, और फिर है सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बन गया S, यहाँ पे भी वृद्धि हो गया। अब यहाँ बोल रहा है 9th नंबर में कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार देखने के लिए मिल चुका है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयित अभिक्रिया होता है, यानी ऑक्सीजन जैसे आया उसके साथ ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी रिएक्शन कर लिया, इससे उनके स्वाद और गंध बदल जाता है। और नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक रहेगा, मतलब इसको बिगड़ने नहीं देगा, इसीलिए चिप्स की थैलियाँ में भरा रहता है, इसलिए पदार्थों को उपचयन से बचाता है, ये उपचयन नहीं होने देगा नाइट्रोजन। और वो जो रहेगा दूसरा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, वृद्धि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों विकृत गंधित नहीं होते हैं, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। अब जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए उधर भी पढ़े थे, तो उधर शॉर्ट टर्म में पढ़े थे, अब लॉन्ग टर्म में रहेगा तो थोड़ा इसको यानी कि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित समीकरण में जानते हैं अभिकारक अनुत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान बराबर रहेगा, और इसको क्या करना रहेगा, संतुलित करना जरूरी क्यों रहता है। चलिए इसको लॉन्ग में जानेंगे कि ये बराबर नहीं रहेगा तो फिर ये कंकाली बन जाएगा। बोल रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं, हम तो जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बताता है कि ना तो द्रव्यमान को निर्माण किया जाता है ना ही इसे नष्ट किया जाता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को कुल द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर किया जाता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि मास को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु में कुल द्रव्यमान कुल संख्याओं को दोनों तरफ बराबर किया जाता है, इसलिए इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या पड़ता है, जरूरी पड़ जाता है। अब जानेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है। तो ऊष्माक्षेपी से ही पता चल रहा है कि इसमें जो अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा भी रिलीज होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा,
अभिकारक में जैसे ही अभिकारक तत्व क्या करेंगे, इसमें अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और वो भाग लेने के बाद तो क्या होगा, उत्पाद बनेगा। तो उसमें उत्पाद के साथ क्या होगा, ऊष्मा भी निकलेगा, तो उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। और ऊष्माशोषी में क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने पर ऊष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो इसीलिए ऊष्माशोषी एक्सोथर्मिक तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और जैसे में AgCl Ag क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में, तो Ag बन जाएगा और इसमें क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण वो आप लोग का यहाँ पे एंड हो गया। और यहाँ पे आप लोग का क्या बताएं, MCQ में भी बताएं, शॉर्ट टाइम में भी बताएं, लॉन्ग टाइम में भी बताएं, और इतना दे आप लोग कर लीजिएगा। ये टॉपर नोट्स ही है, समझिए कि कितनों एकदम एग्ज़ाम आएगा तो आपको शॉर्ट चीज़ को ही थोड़ा ज़्यादा रिकॉल करना होगा। बस आज जो है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 था वो यहाँ पे एंड हुआ। जिस आधार पे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसके आधार पे हम फिर आप लोग को वीडियो को प्रोवाइड करवाएंगे, डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।